तो बुक्स में मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी की मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के लिए आप ब्रेनन एंड मार्टिन, मैंने 9th से ही एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि मैं सारे क्वेश्चंस पहले ही से ही अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे जाना चाहिए और एक भागीदारी बननी चाहिए ऐसे फोर्सेस में जो कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फोर्सेस में आती है। 1 by 1 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तब तक ये लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि कैंडिडेट्स कौन पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और कौन नॉन पोटेंशियल कैंडिडेट है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X की खास पेशकश में आज हमारे साथ प्रणव हैं। प्रणव ने एनडीए निकाला है। आखिर इन्होंने एनडीए कैसे निकाला है और एनडीए की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आज हम प्रणव से जानते हैं। प्रणव, बताइए आपका रैंक कितना था? मेरा रैंक 65 रहा है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में 65 रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई की, बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके, सबसे पहली बात तो मेरा नाम प्रणव कुमार देव है। मैंने अपना 10th इंडियन पब्लिक स्कूल हाजदा रोड गुलाबाग से किया है। उसके बाद मैंने अपना 11th 12th डीएवी पब्लिक स्कूल चूनापुर रोड पूर्णिया से किया है। उसके बाद ही मैंने 9th से ही एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि मैं सारे क्वेश्चंस पहले ही से ही अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रिपेयर कर पा रहा था। हम लोग सिविलियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैंने 65 रैंक हासिल किया है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा मेरे मेडिकल स्टाफ हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। एनडीए करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? सबसे पहली बात कि आर्मी की जितनी भी यूनिट्स को मैं देखता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। हमारी आर्मी जो काम करती है उसे देख के ऐसा लगता है कि हम जैसे कई नौजवानों को वहाँ पे जाना चाहिए और एक भागीदारी बननी चाहिए ऐसे फोर्सेस में जो कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फोर्सेस में आती है, जिसको कि आप लीड कर सकते हो, आप देश को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो अपने दम पर। इसलिए आप हमें प्रणव ये बताइएगा कि एनडीए की तैयारी का उम्र कितना होता है? सबसे पहली बात कि आप एनडीए 16.5 से 18.5 साल की उम्र के बीच में ही दे सकते हैं और ये ऐसा उम्र होता है जब लोग 11th 12th में होते हैं और ये बेसिकली 12th अपीयरिंग स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट ही दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको लगभग एनसीईआरटी फॉलो करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एनसीईआरटी हमारी नेशनल के द्वारा इशू की हुई बुक्स होती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स या जूनियर से कहूँगा कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाएं जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, एनडीए की तैयारी करने के लिए जैसे कहा कि 16.5 से 18.5 साल की उम्र के भी है, तो बुक्स कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी? किताबें चूँकि ज़रूरी हैं। ओके, तो बुक्स में मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी की मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के लिए आप ब्रेनन एंड मार्टिन फॉलो कर सकते हो। अगर आप पार्टिकुलरली एनडीए की हर कोर्सेज़ को आप बनाना चाहते हो उसके लिए पाथफाइंडर बुक है और आप 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक को बनाओ। ये काफ़ी है अच्छे स्कोर करने के लिए। अच्छा, आपने घर में रह के ये तैयारी की कि बाहर गए थे तैयारी करने के लिए? जी, एक्चुअली मैंने 11th 12th डीवी से की तो मुझे स्कूल से अच्छा गाइडेंस मिलता रहा। मैंने कोचिंग जो मेरी थी जेई विज़न, जहाँ पे मैं साइड बाय साइड इंजीनियरिंग की भी प्रिपरेशन कर रहा था, चेतन सर की कोचिंग थी, मैं वहाँ पे प्रिपेयर किया हूँ। और बाकी जो मेरा वक्त था वो मैं सेल्फ स्टडी को देता था, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, 11th 12th में है तो कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, घंटों का पढ़ना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये है बात है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो आपकी 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी है या नहीं है। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना मुझे लगता था कि मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत है, मैं उसके हिसाब से पढ़ता था। अच्छा, जब आपने एनडीए पास कर लिया है तो एनडीए क्या होता है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि कई लोग एनडीए के बारे में सर्च करते हैं परंतु उनको वो उम्मीद नहीं होती है कि जो वीडियोज़ में मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलती है। एनडीए के चयन प्रक्रिया से लेकर एनडीए के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी 1950s के आसपास इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके इस्टेब्लिशमेंट का मेन मकसद ये था कि तीनों सेनाओं को, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको साथ में ट्रेनिंग दी जाए कुछ सालों तक। तो इसका मेन क्राइटेरिया ये था कि हम 3 साल तक तीनों सेनाओं के जो स्टार्टिंग ऑफिसर्स होंगे उनको हम लोग ग्रेजुएशन कराए एक जगह और उनकी ट्रेनिंग एक साथ हो। तो यहाँ पे काफ़ी कम उम्र में बच्चों को लिया जाता है, जिसके साथ साथ उनकी काफ़ी सारी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाया जाता है। वहाँ पे 3 साल की उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है ताकि आगे किसी भी फ्रंट पे अगर उन्हें साथ में काम करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। और ये दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी है जिसमें कि तीनों सेनाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। क्या एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है? जी बिल्कुल, इसमें 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसे कि हम लोग एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस कहते हैं।
क्या क्या प्रोसेस होता है बताइएगा हमारे दर्शकों। अच्छा, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपको कॉल लेटर आता है, जो कि आपका कॉल लेटर होता है एसएसबी इंटरव्यू का। और वो एसएसबी इंटरव्यू आपके अलग अलग बोर्ड्स में होती है, जैसे कि कुछ इंटरव्यू भोपाल में होती है, कपरथुला में होती है, इलाहाबाद में होती है, बेंगलोर में होती है, अलग अलग जगह पे होती है। तो मेरी इंटरव्यू इलाहाबाद में थी, भोपाल में भी थी, तो मैं इलाहाबाद की बात बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू 5 दिन का है। उस 5 दिन में आपके 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपका 1 दिन होता है और दूसरा स्टेज आपका 4 दिन का होता है। अगर आप पहला स्टेज पार कर पाते हो तो ही आपको दूसरा स्टेज में जाने का मौका मिलता है। तो जैसे कि पहला स्टेज में हम देखते हैं कि पहला स्टेज में 2 टेस्ट होती हैं। पहला होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि एक रीजनिंग टेस्ट होता है। दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें कि हम लोग पिक्चर हमें दिखाया जाता है, हमें उस पर स्टोरी लिखनी होती है और उस स्टोरी के बेसिस पे हमें ग्रुप डिस्कशन और नरेशन करना पड़ता है। और हमारे सामने काफ़ी सारे कर्नल्स बैठे रहते हैं, ब्रिगेडियर्स रहते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं किसको सेकेंड स्टेज में भेजना है और किसको नहीं भेजना है। तो ये उनका डिसीजन होता है और ये वो डिसीजन अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे लेते हैं। एक्चुअली उनको ट्रेन किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ उनको 3 साल तक ट्रेन करती है ताकि आप इंटरव्यू ले सकें। जैसे ही हमने पहला स्टेज पार किया इंटरव्यू का। ये डीआरडीओ क्या होता है हमारे दर्शकों को बताइए। डीआरडीओ एक्चुअली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करती है डिफेंस रिसर्च पे। मतलब डिफेंस में आप जो भी इंडिजीनियस आप देखते हो कि इंडिया में कुछ बना है, कुछ नया बना है, कुछ नया हथियार बना है, कुछ नया वेपन सिस्टम बना है, कुछ नई इंटरव्यू प्रोसेस आई है, तो वो डीआरडीओ कंडक्ट कर दिए हैं। वो डीआरडीओ हमेशा रिसर्च पे लगी रहती है, तो ये डीआरडीओ का मेन काम है। और जैसे ही आपने पहला स्टेज पार किया, आपका दूसरे दिन से दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है। दूसरे दिन से लेके अगले 5वें दिन तक, मतलब सेकेंड डे टू 5th डे, आपका 3 तरह की टेस्टिंग होती है। पहला टेस्टिंग होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें कि आपके साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट लोग उस टेस्टिंग को मॉनिटर करते हैं। और इस टेस्टिंग का मेन मकसद ये होता है कि लोगों के जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनके मन के अंदर देखा जा सके, ताकि वो उनको ऑफिसर्स के बनने लायक ट्रेन किया जा सकता है या नहीं। तो उसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दूसरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, चौथा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो बेसिकली इन टेस्ट का यही मतलब है कि वो आपके लिखित के दौर पे आपको टाइम प्रेशर दिया जाता है। मतलब कि वो आपको टाइम लिमिट देते हैं, आपको इन टाइम लिमिट पे आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं और उस टाइम लिमिट में आप अपने मन की बातें लिख पाते हो। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके मन की बातों पे ये एसेस कर लेते हैं कि ताकि इन्हें ऑफिसर्स बनाया जा सकता है या नहीं। ये आपका पहला टेस्टिंग हुआ, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग था। दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू लगभग हमारे या तो कर्नल लेते हैं या तो ब्रिगेडियर लेते हैं, और ये इंटरव्यू लगभग 30 मिनट से 1 घंटे चली थी। और इस इंटरव्यू का मकसद ये होता है 1-on-1 फ्रंट पे, मतलब कि आप बैठे हो और आपके सामने एक सीनियर बैठे हैं, वो आपसे कई सारे सवाल क्वेश्चंस करते हैं। वो पर्सनल हो सकता है, वो एकेडमिक हो सकता है, वो आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है, वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो सकती है, या आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो उससे रिलेटेड हो सकता है, आपकी हॉबीज़ से क्वेश्चन हो सकता है, आपके इंटरेस्ट से क्वेश्चन हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं, ताकि अगर बाई चांस इसे किसी फ्रंट पे भेजा जाए तो ये अपने आप को वहाँ पे बैलेंस कर पाता है या नहीं, वो उस हार्श कंडीशन पे वहाँ पे लीड कर पाता है या नहीं। वो आपके बैकग्राउंड को चेक करते हुए ये चीज़ें नोटिस करते हैं और इस पर अपना डिसीजन लेते हैं। ये आपका दूसरा टेस्टिंग था सेकेंड स्टेज का। और इसका जो तीसरा टेस्टिंग होता है वो होता है ग्राउंड टास्क। इस ग्राउंड टास्क में 9 टास्क होते हैं, जिसमें कि आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और फाइनल टास्क होता है। ये टास्क लगभग 2 दिन तक चलते हैं। इन टास्क का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट्स को एज अ फिजिकली देखा जा सके कि ये ग्रुप को साथ लेके चलते हैं या नहीं। ये ज़्यादातर टास्क इसमें ग्रुप के साथ होती हैं, ताकि वो देखते हैं कि अगर इस लड़के को या इस कैंडिडेट को आर्मी की यूनिट के साथ कहीं भेजा जाए तो ये ग्रुप के साथ ग्रुप को हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकता है या नहीं, और ये ग्रुप को लीड कर पाता है या नहीं। तो वो बेसिकली वहाँ पे लीडरशिप स्किल चेक करते हैं, ताकि एक्चुअली जो ये एनडीए है ये ऑफिसर सिलेक्शंस के लिए होती है, और हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं का काम होता है जो कि हमारी जो आर्मी है उनको लीड करे, उनको किसी भी फ्रंट पे ले जाए और वहाँ पे जीत हासिल करके आए। तो मेन जो हमारे ग्राउंड टास्क ऑफिसर होते हैं उनका टेस्टिंग 9 दिन का नॉट टेस्टिंग उनका 2 दिन का यही होता है कि वो ये चेक करते हैं कि वो ग्रुप को लीड कर पाता है या नहीं। तो ये आपके चौथे दिन तक ख़त्म हो जाते हैं। 5वां दिन आपका होता है कॉन्फ्रेंस में कमांडेंट, ब्रिगेडियर और भी जो अदर रैंक्स हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक हुई, मेजर रैंक हुई, ये लोग एक सेमी सर्कुलर एरिया में बैठे रहते हैं,
1 बाय 1 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तब तक ये लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि कैंडिडेट्स कौन पोटेंशियल कैंडिडेट है और कौन नॉन पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनसे और सवालें की जाती हैं, जो नॉन पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनसे भी सवालें की जाती हैं, बट उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है अगर इस बार आपका नहीं हो पाया तो आप अगली बार और कोशिश करके आओ और आप यहाँ पे अपना परचम लहरा सको। उसके बाद कॉन्फ्रेंस सबकी एक एक करके होती हैं इसी तरह, और जैसी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट अनाउंस होता है। रिजल्ट कितने दिनों में आता है? देखिए रिज़ल्ट जो हम लोग बेसिकली कहते हैं ये रिकमेंडेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर आप 5 दिन की इंटरव्यू प्रोसेस पास कर जाते हो तो आप रिकमेंडेड हो। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का फिर मेडिकल होता है, मेडिकल लगभग 7 दिन चलती है। उस मेडिकल के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, CID वेरिफिकेशन होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेरिफिकेशन होती है। ये सब वेरिफिकेशन करने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। ये सारी वेरिफिकेशन और मेडिकल्स के प्रोसेस के बाद आपका ये मेरिट लिस्ट आती है। ये जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है ये फाइनल रिजल्ट होता है। और ये जो कुछ दिन पहले मेरी मेरिट लिस्ट आई इसमें ये मेरा 65 रैंक था, तो ये मेरी फाइनल रिजल्ट थी, जो कि मैं रिकमेंड ऑलरेडी अप्रैल में हो चुका हूँ, अप्रैल 2021 में, और मेरी जो लिस्ट है वो जुलाई 2021 में आई है। बहुत बारीकी से समझाया। अब ये सिलेबस भी जान लेते हैं, NDA का सिलेबस क्या क्या होता है? जी, NDA रिटर्न का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वार्स होता है, मतलब काफ़ी फैला हुआ होता है। सबसे पहली बात कि NDA का जो आपका पेपर है वो 900 नंबर का होता है। उसमें से 300 नंबर आपका मैथ्स का होता है, ठीक है, जो कि आपका मैथ्स 11th 12th बेसिस मेन होता है। 600 का जो पेपर होता है उसे GAT कहा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। इसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ये आपका पूरा 600 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पे मैथ्स पे भी स्कोर करना है अच्छा, और आपको दूसरे पेपर में भी स्कोर करना है। अगर आप दोनों पेपर में कट ऑफ पार कर पाते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी, आप हमें ये बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में NDA पास किया है? जी, मैंने रिटर्न तो जितने दिए हैं मैंने सारे रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, बट इंटरव्यू मैंने इस बार थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। तीसरा अटेम्प्ट हुआ? जी, तीसरा अटेम्प्ट में मैंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया है इलाहाबाद बोर्ड से। अच्छा, इस बीच जो निराशा मिली उसको कैसे आपने फेस किया? जी, निराशा तो होती है, बट मैं ये खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भाई बहन हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, उन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। और जब भी मुझे कहीं पे कुछ लगता था कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो वो लोग मुझे वहाँ पे मेंटली हेल्प मुझे करते हैं, मेंटली और इमोशनली मुझे हेल्प करते हैं और मुझे गाइड करते हैं हमेशा आगे की ओर। और मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन कुल मार्क्स तो 1800 का होता है, तो फिर कैसे 900 का? देखिए, 900 का आपका रिटर्न होता है, जो रिटर्न मैंने पटना में दिया, और फिर 900 का इंटरव्यू होता है जो मैंने इलाहाबाद में दिया। तो टोटल मिला के 1800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट करती है, इसलिए इतने सारे मार्क्स हैं और इतना डिफ्रेंशिएट सिलेबस है इसका, ताकि अच्छे से नापा जा सके कौन स्टूडेंट कहाँ तक, किस कैंडिडेट का कितना पोटेंशियल है, इसलिए ऐसा है। अच्छा, इंटरव्यू जब हो रहा था तो दिक्कतें क्या क्या हुई? देखिए, इंटरव्यू में मेनली ऐसा होता है कि जो आपके जितने भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो कि कर्नल होते हैं या ब्रिगेडियर होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आदमी में कैंडिडेट में पोटेंशियल है या नहीं है। तो वो आपको बहुत सारे प्रेशर देते हैं, जैसे कि वो टाइम प्रेशर हो गया, या वो आपको आपके डिसीजन से डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी डिसीजन को लेते हो, वो कोशिश करते हैं कि आप अपने डिसीजन से हट जाओ, लेकिन आपको वहाँ पे एक पहाड़ की तरह बने रहना है कि जो आपका डिसीजन है वो आपने लिया है और वो सही है। अगर वो गलत भी है तो आप उसे सही कर लोगे। वो बेसिकली ये मेन चेक करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, चूँकि इंटरव्यू का दौर बहुत आगे तक गया और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि NDA की प्रक्रिया क्या है। आखिरी सवाल, श्रेय किसे दीजिएगा, मम्मी को, पापा को या किसी और को? देखिए, इसमें सबका एक सपोर्टिव रोल रहा है, मेरे जीवन में सबका एक सपोर्टिव रोल रहा है। वो आज से नहीं, मेरे बचपन से ही। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे टीचर्स हैं, जितने टीचर्स से मैं शुरुआत से पढ़ता आ रहा हूँ, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जिससे मैंने 9th में पढ़ा, जिससे मैंने 10th में पढ़ा, जिनसे मैंने 11th में पढ़ा, जिससे मैंने 12th में पढ़ा, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। बट बेसिकली मैं अगर आप कहना चाहेंगे, आपके सवाल का जवाब दूँ, तो मेरे मम्मी पापा, मेरा स्कूल, पटनायक सर और चेतन सर GVision के, इनको मैं मेन श्रेय देना चाहूँगा अपने NDA सक्सेस का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में समय दिया, क्योंकि आप अब देश सेवा में जा रहे हैं।
बहरहाल आप ऐसे ही इंटरव्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्रणव का यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।